हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी योग संस्कृति की टीचर संस्कृति भाग से लेसन 5 लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिस लेसन का नाम है हिमाचल का भौगोलिक परिचय एवं प्राकृतिक संसाधन। इस पाठ में आपको हम हिमाचल की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे और उसके प्राकृतिक संसाधन क्या हैं इनके बारे में बताएंगे। इस पाठ में विद्यालय का एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें कि बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। नीरज, आंचल, अमन, कमल वह सब इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ छात्र छात्राएं आपस में बात कर रहे हैं। विद्यालय आज सजा हुआ है। नीरज कहता है कि हमारा यह विद्यालय आज कितना सुंदर लग रहा है। आंचल बताती है कि आज हमारा विद्यालय क्यों ना सजे, हम आज हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहे हैं और हर वर्ष हम इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अमन आगे कहता है कि इस कार्यक्रम में बताई गई बातें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। हमारे मुख्य अतिथि इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी हैं। वे एक बहुत ही विदुषी महिला हैं और वे ज़रूर कुछ रोचक बातें हमें बताएंगी जिन्हें हमें ध्यान से सुनना चाहिए। कमल कहता है वो आ रही हैं। अरे, स्कूल की एनसीसी यूनिट भी तैयार हो चुकी है, अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं। अशोक, हम सब बातें सुनेंगे ज़रूर, लेकिन तुम्हें याद नहीं है कि हमें प्रधानाचार्य ने मेहमानों के स्वागत का काम दे रखा था। चलो सब जल्दी चलते हैं और अपने अध्यापक से पूछते हैं कि वो हमें आगे क्या निर्देश दे रहे हैं। अध्यापक कहते हैं, बच्चों, आपको जो कार्य प्रधानाचार्य जी ने सौंपा है उसे हमें सही तरीके से अपनाना चाहिए। वो देखो, लोग तो फूलों की क्यारियों के बीच में से ही निकल रहे हैं। अशोक, दौड़कर जाओ, नहीं तो वह लोग इन फूलों के पौधों को कुचल देंगे। इन्हें जाकर जल्दी रोको, इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। अशोक जाता है और विनम्रतापूर्वक कहता है कि नमस्ते जी, कृपया आप फूलों की क्यारियों की रक्षा में हमारी मदद कीजिए और रास्ते से ही सभा स्थल की ओर जाइए। सभी छात्र छात्राएं अतिथियों को पानी पिला रहे हैं और उन्हें उचित स्थान पर बिठा रहे हैं। इतने में मुख्य अतिथि सभा स्थल पर पहुंच जाते हैं। सभी बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्य ने मंच पर आकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया व उनका परिचय दिया। उसके बाद मुख्य अतिथि को मंच पर बुलाया गया। मुख्य अतिथि मंच पर आते हैं और संबोधन करते हुए कहते हैं कि प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में प्रतिवर्ष इस दिन यह कार्यक्रम किया जाता है। इस वर्ष मैं आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से चंबा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर आदि के क्षेत्र संघ के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश को 3 प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है, बाहरी हिमालय, मध्य हिमालय और वृहत या महान हिमालय। अशोक कहता है कि यह सब हमने भौतिक विभाजन भारत के संदर्भ में पहले से भी पढ़ा हुआ है। अतिथि, बच्चों, आप आपस में क्या बात कर रहे हैं? सभा में बैठे सभी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। विजय मुख्य अतिथि से पूछता है कि महोदया, हमारे ज़िले में यमुना नदी बहती है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में और भी नदियाँ बहती हैं? मुख्य अतिथि बताते हैं, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में रावी, व्यास, सतलुज, चंद्रभंगा
नदियाँ बहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक ज़िले में बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। इनमें से बनेर, पंबर जैसी नदियाँ बारहमासी नदियाँ भी हैं। महोदय, बारहमासी नदियाँ क्या होती हैं? कल्याण, शाबाश, शायद तुम्हारे घर के पास से कोई खड्ड जरूर होगा। कल्याण, जी हाँ, लेकिन उसमें तो गर्मी में कोई पानी नहीं होता, परंतु बारहमासी नदियाँ, नाले और खड्डे प्रभावित जलधाराएं जिनमें 12 महीने पानी भरा रहता है। जानते हो, हिमाचल में बहने वाली नदियाँ बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं। इन ग्लेशियरों को स्थानीय में सिगड़ी कहा जाता है। पूजा, गुरुजी, ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं? मुख्य अतिथि बताती हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। रावी कांगड़ा जिले से भांगल से निकलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से, व्यास कुंड से, सतलुज मानसरोवर से और यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। राधिका, कृपया करके हमें यह बताइए कि गद्दी लोग अपने भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों से मैदानों की ओर कैसे कैसे रास्तों से आते हैं? मुख्य अतिथि बताती हैं। बच्चों, गद्दी पहाड़ी दर्रों से अपने ही तरीके से पत्थरों के ढेर लगाकर रास्ता दिखाने वाले मैदानी भागों में पत्थरों के ढेर लगाकर रास्ता सांकेतिक बनाकर मैदानी भागों में आते हैं। सर्दियों में पहाड़ों पर भारी मात्रा में हिमपात होने से भेड़ बकरियों के लिए चारे की समस्या हो जाती है और ठंड भी अधिक पड़ती है। वे लोग शीत ऋतु आरंभ होने से पहले ही मैदानी इलाकों की ओर चल पड़ते हैं। जानते हो, पर्वतारोहियों और भूगोलवेता इन दर्रों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आनंद करते हैं और अध्ययन करके इन्हीं क्षेत्रों की नई नई जानकारी हमें देते हैं। शिवानी पूछती है, ऐसा भी होता है, लेकिन पहाड़ों में बर्फ़ की वजह से काफ़ी ठंड होती है, तो वे वहाँ कैसे जाते हैं? मुख्य अतिथि कहते हैं, बिल्कुल सही बेटा, बर्फ़बारी की वजह से वहाँ ठंड तो होती ही है, ये दर्रे भी बंद हो जाते हैं, इन तक पहुँचने के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी साहसी पर्यटक स्थानीय पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणों की मदद से वहाँ पहुँच जाते हैं। गर्मियों में तो इन दर्रों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए देश विदेशों से असंख्य पर्यटक पहुँचते हैं। इससे आय भी होती है व दूसरे समाज की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी भी होती है। अनिकेत पूछता है, गुरुजी, हिमाचल प्रदेश की जलवायु के बारे में कुछ बताइए। मुख्य अतिथि बताते हैं, यहाँ की जलवायु समशीतोष्णीय है, क्योंकि यह भाग कर्क रेखा से ऊपर है। इसी कारण से यहाँ की जलवायु ऐसी है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत, हेमंत ऋतुओं अपनी अपनी नैसर्गिक छटा बिखेरती हैं। इस कारण से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग हमेशा क्रियाशील रहता है। मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के बारे में आगे बताती हैं कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर ज़िले में रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसी तरह कुल्लू में भृंगू व दशहर, किन्नौर, नाको, लाहौल व स्पीति में चंद्रताल व सूरजताल, मंडी में रिवासल, पाराशर, कुमारवाहा, चंबा में मणिमहेश, खजियार, लामंडल, कांगड़ा में डल व ककरेरी झील, शिमला में चंद्रनाहन व तानू, जुबल आदि प्राकृतिक झीलें हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित झीलें भी हैं, जिनमें बिलासपुर की गोविंद सागर, मंडी में पंडोह, कांगड़ा में पोंग झील और चंबा में चंद्रिका झील भी हिमाचल की सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं। विजय, परंतु मैंने सुना है
हिमाचल प्रदेश को घाटियों का राज्य भी कहा जाता है, जैसे कांगड़ा घाटी। मुख्य अतिथि कहते हैं, बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी सुंदर एवं उपजाऊ घाटियां हैं। मंडी की बलह घाटी, बिलासपुर की दारवी घाटी, किन्नौर की रोपा घाटी, लाहौल स्पीति की पिन घाटी, सिरमौर की कया राधा दून घाटी और सोलन की कुनिहारी घाटी हैं। ये घाटियाँ सभ्यता व संस्कृति का केंद्र हैं। पूजा, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ के वनों में जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, हमें इनके बारे में भी बताइए। इसका जवाब देते हुए मुख्य अतिथि कहते हैं, क्या कभी आपके गांव में गद्दी आए हैं? आपने उनके डेरे पर दातून, धूप, बनक्सा, काला जीरा, कुट लेने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा होगा। वे ये सब जंगलों से ही लाते हैं। इसके अलावा वन काकड़ी, चरेता, कड़सिंगी, कशमल, बहड़ा, बसूटी, बराया, रतनजोत, गुच्छी, अरहड़, बहेड़ा, आंवला, बेल, अश्वगंधा आदि असंख्य जड़ी बूटियाँ जो यहाँ मिल जाती हैं। अर्जुन पूछता है, क्या यहाँ के जंगलों में कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं? मुख्य अतिथि बताते हैं, यहाँ के जंगलों में चकोर, मोनाल, मोर, फनार, जुज्जुराणा, बटेर, कोलसा, तोता, उल्लू, तीतर, कोयल, कबूतर, गिद्ध, बाज, बुलबुल आदि पक्षी पाए जाते हैं। और इन जंगलों में गीदड़, सांभर, नीलगाय, चीतल, वनबिल्ला, भालू, तेंदुआ, लंगूर, बंदर, यह सब भी पाए जाते हैं। बच्चों, काफ़ी समय हो गया है। प्रधानाचार्य जी मुख्य अतिथि का धन्यवाद करती हुई कहती हैं कि हम मुख्य अतिथि का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता से दिए। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते रहेंगे और विशेषज्ञों को बुलवाकर बच्चों का ज्ञान वर्धन करते ही रहेंगे। बच्चों, इस लेसन से आपको यह पता लग गया होगा कि हमारा हिमाचल प्रदेश कितना प्राकृतिक रूप से धनवान है और हमें वह जीवन की हर वो वस्तु देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यह आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इसकी PDF बनाकर मैं आपको भेज दूंगी, जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और कोरोना काल में आप लोग अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।